हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 15 प्रश्नों का एक सेट और जो मिला जुला है प्रश्न सभी जीएस के प्रश्न होंगे और उसमें डिस्क्रिप्शन हम बताते जाएंगे सारे प्रश्नों का, ऑप्शंस को भी हम बताते जाएंगे। अपनी गहराई से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और बताइएगा कितना आपने सही किया। तो देखें, पहले प्रश्नों पे चलते हैं। पहला प्रश्न आपका कहता है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। देखिए, अगर भाग 6 की बात करें तो भाग 6 बताता है हमें बताता है राज्य से संबंधित। ठीक है, भाग 6 में राज्य से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग 7 की अगर हम बात करें तो भाग 7 को 1956 ईस्वी में निरस्त कर दिया गया था। अगर भाग 8 की बात करें तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है, जबकि भाग 9 इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो दोस्तों, हर एक चीज़ को आप सही से जानें। संविधान में जो भाग हैं, 22 भाग हैं, उसे आप जरूर याद रखें। उपभाग को मिला के 25 भाग पूरते हैं, लेकिन उसे 22 भाग ही माना जाता है। जैसे पहले भाग में संघ का नाम है, राज्य क्षेत्र है। दूसरे भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलता है। तीसरे में मूल अधिकार। चौथे भाग की अगर हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत का वर्णन है। और 4 का क में मूल कर्तव्य से संबंधित। तो इस तरह से आप भाग को पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, ध्यान से क्वेश्चन को भी आप पढ़ें। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? देखिए, सबसे पहले आप ये जानें कि जब पंचायत 1992-93 की बात है, संविधान संशोधन 1972-73, याद रखना है, 73-74। 73 पंचायती राज से संबंधित है, जबकि 74वां जो संविधान संशोधन है वो नगर पालिका से संबंधित है। और इसे जो स्थान दिया गया था वो 11वां और 12वां अनुसूची में स्थान दिया गया था। पंचायत को 11वीं अनुसूची में, जबकि नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में दिया गया था। अगर और इसकी बात करें तो पंचायत में 29 विषय मिलते हैं, जबकि नगर पालिका की अगर हम बात करें तो नगर पालिका में 18 विषय से संबंधित है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें भाग 4 क की बात करें तो भाग 4 क में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मूल सिद्धांत है, पहले भी हम बता चुके हैं। उसके बाद भाग 14 की अगर हम बात करें तो भाग 14 क में संघ और राज्यों के अधीन जो शक्तियां हैं उससे वर्णित है। भाग 22 की अगर हम बात करें तो भाग 22 में जो वर्णन किया गया है, संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, हिंदी है, निरसन है, तो इस तरह से इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो मेनली रूप से आपका जो प्रावधान किया गया है भाग 9 का क में, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 9 का क हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों, हर एक प्रश्न आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। सभी पॉइंट को आप किताब में, कॉपी में नोट करते जाएं और इसे आप पढ़ने में मदद ले सकते हैं, आपको सहूलियत होगी। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। तीसरा नंबर सवाल कहता है, संविधान के किस भाग में पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? देखिए, फिर से यहाँ पे बात आ गया, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। भाग 3 की अगर हम बात करें, यहाँ पे भाग 3 है, तो भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है। मूल अधिकार का वर्णन है, ग्राम पंचायत की स्थापना से संबंधित ये नहीं है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है, तो इसमें संभवतः हो सकता है क्योंकि पंचायत जो है, ग्राम पंचायत नगर पालिका जो है, वो राज्य सूची का विषय है। अगर भाग 5 की बात करें तो यह संघ को निरूपित करता है, संघ का यहाँ पे वर्णन मिलता है। भाग 6 में हम बता चुके हैं, ये राज्य से संबंधित है। भाग 4 की अगर हम बात करें तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन यहाँ पे मिलता है और यह अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें वर्णन है। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है, जबकि भाग 4 के क जो कि मूल कर्तव्य से संबंधित है, इसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है।
याद रखना है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है और यह रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। अगर हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो यह आयरलैंड से लिया गया है। हर पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायतों की स्थापना महात्मा गांधी का मूल आधार था, उनका सपना था। तो इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा, भाग 4 आपका सही जवाब होगा। अब आगे प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न चौथा है। प्रश्न चौथा कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अब देखिए यहाँ पे 4 अनुच्छेद है, चारों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की चर्चा की गई है, जो कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अधीन होगा। याद रखना है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अधीन होगा और यह संविधान में दिया गया था, ठीक है। बाद में चल के यह कानूनन हो गया, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अनुच्छेद 46 की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद जो 46 है, याद रखना है, अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के शिक्षा या फिर आर्थिक गरीबी जो है, आर्थिक हो या फिर शिक्षा के संबंध में विशेष प्रावधान, जिसको हम लोग कह सकते हैं आरक्षण, ठीक है, 46 में वर्णित है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, इसे आप देख लें। अनुच्छेद 48 में पशुपालन में बढ़ावा देना या फिर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का काम राज्य सरकार कर सकती है। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा शांति को बढ़ावा देना, ठीक है। और ये सभी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये मूल अधिकार में नहीं आते हैं और राज्य इसे दे या ना दे ये राज्य पर डिपेंड करता है। तो आपका सही जवाब इसका हो जाएगा अनुच्छेद 40। दोस्तों हर प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? देखिए इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। पहला बात है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुसूची में है? अगर आप बात करें राज्य की, तो राज्य है, याद रखें, अनुसूची की चर्चा हो रही है। तो 11वीं अनुसूची हम पहले ही बता चुके हैं, पंचायतों का कार्यक्रम 11वीं अनुसूची, जबकि 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित चीज़ों को रखा गया है, नगर पालिका को रखा गया है, ठीक है। उसके बाद मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सभी भाग और अनुसूची में बटे हुए हैं, जिसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अगले प्रश्न पे 6ठा नंबर सवाल है। 6ठा नंबर सवाल कहता है पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शंस यहाँ देखें, सत्ता के केंद्रीयकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, या फिर प्रशासक को जनता के सहयोग पर। उपयुक्त तो सभी 4 ऑप्शन हैं आपके, तो तुक्का नहीं मारना है। देखिए बीएससी से सीजीएल में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और संभवतः इसी तरह के प्रश्न ही पूछे जाएंगे, तो आपको गहन अध्ययन की ज़रूरत है और इस तरह के सेट लगाने की, और हर पॉइंट को आप नोट करते जाएं, ठीक है। सत्ता के केंद्रीयकरण ये तो गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण, देखिए ये सही होगा। सत्ता के विकेंद्रीकरण पंचायती राज प्रणाली का मुख्य आधार है, याद रखना है इस चीज़ को। अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है 7वां नंबर प्रश्न कहता है पिंडारी युद्ध। देखिए हर प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पिंडारी युद्ध को हम जानेंगे, किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है पिंडारी युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है। तो पहला युद्ध देखिए, पहला ऑप्शन कहता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। पहले ये जाने कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। तो यह 1775 से 1782 के मध्य हुआ था। आंग्ल मराठा युद्ध जो कि प्रथम था वो 1775 से 1782 में हुआ था और 1782 में सलवाई की संधि के द्वारा इसे समाप्त किया गया था, आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें मराठाओं की जीत हुई थी, याद रखना है। दूसरा नंबर सवाल कहता है, दूसरा ऑप्शन कहता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ था।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो यह 1818 में आया था और यह संभवतः पेशवाओं को समाप्त किया गया था 1818 ईस्वी में। यहाँ से यह युद्ध मराठाओं के लिए समाप्त हो जाता, पेशवा को समाप्त कर दिया गया था। और यह जो 1818 था उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल था, याद रखना इस चीज़ को। तो पिंडारी युद्ध को जाना जाता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से। एक और ऑप्शन है प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसको आप जान लें। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से 1748 के मध्य हुआ था। अगर द्वितीय कर्नाटक युद्ध की चर्चा करें तो 1747 से 1754, और तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1756 से 1763। ये भी याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 8वां नंबर सवाल है। 8वां नंबर सवाल कहता है लॉर्ड बेवेल निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान भारत के वायसराय थे। लॉर्ड की चर्चा हो रही है, लॉर्ड बेवेल के बारे में पूछा जा रहा है किस घटना के दौरान भारत के वायसराय थे। तो एक एक करके हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे। एक कहता है गोलमेज सम्मेलन का पहला अधिवेशन। आप ध्यान से देखना है आपको। गोलमेज सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1930 ईस्वी में हुआ था लंदन में। हालांकि तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही हुए थे। तो गोलमेज सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था। और उस समय अगर हम बात करें वायसराय कौन था, तो उस समय जो वायसराय था 31 से 36 तक वेलिंगटन था, लॉर्ड वेलिंगटन था। याद रखना है लॉर्ड वेलिंगटन। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बी का कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को आया था। तो 1946 को कौन वायसराय था? देखिए बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो लॉर्ड बेवेल के समय ही आया था। लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल जो था वो 44 से 47 तक था, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान। लॉर्ड बेवेल के समय जो घटना घटी थी और उस समय वायसराय जो लॉर्ड बेवेल थे, तो कैबिनेट मिशन प्लान था जो कि 1946 में आया था। और उस समय यानी कि 44 से 47 तक लॉर्ड बेवेल ही गवर्नर थे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे सी भी हम लोग देख लें, प्रांतों में कांग्रेस सरकार की स्थापना। तो प्रांतों में कांग्रेस सरकार की स्थापना 1937 ईस्वी में की गई थी। और 1937 ईस्वी की अगर हम बात करें तो लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो उस समय वायसराय था, जो 36 से 44 के बीच में वायसराय रहा। उसके बाद डी की अगर हम चर्चा करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें 1942 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी से ये शुरुआत हुआ था। 9 अगस्त को सभी बड़े बड़े नेताओं को बंदी बना लिया गया था, या कह सकते हैं कि गिरफ्तार कर लिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। और 1942 की अगर हम चर्चा करें, अभी तुरंत हमने कहा लिनलिथगो उस समय वायसराय थे, ठीक है। सारे प्रश्नों को आप ध्यान से देखें। देखिए गोलमेज सम्मेलन 30, 31, 32 3 बार हुआ था जो कि लंदन में हुआ था। दूसरा सम्मेलन जो 1931 में हुआ था उसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले अंबेडकर थे। तो ये भी आप पॉइंट जोड़ के देख सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। प्रांतों में जो कांग्रेस की सरकार की स्थापना हमने अभी बताई 1937 ईस्वी। तो इसमें 5 जो प्रांत थे उसमें ये बहुमत में आए थे, जैसे संयुक्त प्रांत है, बिहार है, मध्य प्रांत है, बॉम्बे है, मद्रास है। तो इसमें ये पूर्ण बहुमत में आए थे। तो इस पॉइंट को भी आप इससे जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे। 9वां नंबर सवाल कहता है भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। आप 4 ऑप्शन हैं, आप देखें, सही ऑप्शन आप बतावें। सही जवाब हो जाएगा बी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगर हम रास बिहारी बोस की बात करें, ऑप्शन ए की बात करें, रास बिहारी बोस, तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष 1907 ईस्वी में बनाए गए थे। याद रखना है 1907 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। सूरत अधिवेशन, याद रखना है सूरत अधिवेशन। और यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, रास बिहारी बोस को आप जरूर याद रखें यहाँ से। उसके बाद अगर देवेंद्र नाथ टैगोर की बात करें तो देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। तो इनको इस तरह से आप याद रख सकते हैं।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन 1976 में संस्थापक थे, को संस्थापक थे। तो इस तरह से सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आप याद रख सकते हैं। तो हर पॉइंट आप नोट करते जाएं, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पे चलेंगे, 10वां नंबर सवाल। 10वां नंबर सवाल कहता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? 10 का सही जवाब हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है, 10 का बी सही जवाब हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1920 ईस्वी में। ये भी याद रखना है, 1920 ईस्वी। उसके बाद आगे देखेंगे, 11 नंबर सवाल कहता है आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आप देखें, एमजी रानाडे, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन या फिर राजा राम मोहन राय। 4 ऑप्शंस हैं आपके, आप टिक लगा सकते हैं, आप अपना स्कोर बता सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी कि डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगर एमजी रानाडे की बात करें, एमजी रानाडे की अगर हम बात करें तो एमजी रानाडे प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, याद रखना है इस चीज़ को, प्रार्थना समाज याद रखना है। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। 1924 कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जो कि बेलगांव में हुआ था, उनकी अध्यक्षता किए थे। एक और इनके बारे में जाने, 1901 ईस्वी में सबसे पहले कांग्रेस में ये मतलब उपस्थित हुए थे, कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। तो इस तरह से गांधी जी को और जानने योग्य बातें हैं। तो ये दक्षिण अफ्रीका गए थे और दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे थे तो तिथि था 9 जनवरी 1915 ईस्वी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हर 2 साल पर मनाया जाता है। देखिए ये भी पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 1917 ईस्वी चंपारण आंदोलन, जो कि बिहार में राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर महात्मा गांधी आए थे, और चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया प्रथा के विद्रोह में हुआ था, और ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी को इस तरह से आप याद रख सकते हैं। केशव चंद्र सेन की अगर हम लोग बात करें, केशव चंद्र सेन की अगर हम लोग बात करें तो ये भी प्रार्थना समाज के संस्थापकों में से एक थे। उसके बाद अगर 1928 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था राजा राम मोहन राय को। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है 12 नंबर प्रश्न, भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले जाने कि भारतीय होम रूल लीग क्या है। ठीक है, 12 नंबर सबसे पहला। तो भारतीय होम रूल मतलब होता है, भारतीय होम रूल लीग था तो यह एनी बेसेंट और बीजी तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। सबसे पहले बीजी तिलक के द्वारा शुरू किया गया था और इसकी अध्यक्षता जोसेफ बपिस्ता ने किया था, याद रखना है। जबकि एनी बेसेंट भी भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किए थे। बीजी तिलक तो थे ही, बाल गंगाधर तिलक जिन्हें कहा जाता है। बाद में चलकर एनी बेसेंट और तिलक का जो होम रूल लीग था वो एक हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। 13 नंबर सवाल देखें। 13 नंबर सवाल कहता है 1909 में गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी? क्वेश्चन है हिंद स्वराज, जो कि 1909 ईस्वी में। देखिए इसमें 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। सबसे पहला तो ये कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। कब यह छापा गया था या कब लिखा गया था? तो यह 1919 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, 3 प्रश्न तो यहीं पे है। उसके बाद किस भाषा में लिखा गया था? तो यह अब लिखा गया था गुजराती में, 1909 ईस्वी। हिंद स्वराज, ठीक है, या इसे हिंद स्वराज या फिर इंडियन होम रूल भी कहा जाता है, याद रखना है, इंडियन होम रूल भी कहा जाता है। उसके बाद चलेंगे आगे, 14 नंबर सवाल देखेंगे। 14 नंबर सवाल कहता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? 14 नंबर सवाल है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शंस यहाँ देखें 4 है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके, आप स्कोर कर सकते हैं।
आप टिक लगा सकते हैं। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद की हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले आप ये जानें कि इनका जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये प्रसिद्धि कब पाया? 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में, जो कि अमेरिका में आयोजित किया गया था। ठीक है, शिकागो कहाँ है? अमेरिका में। पहले इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। देखिए, ये इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनके द्वारा 1897 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, मुख्य पुस्तकों में भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग, इनकी लिखी पुस्तकें हैं। वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया गया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। देखिए, सारे पॉइंट को आप नोट करते जाएं। 1875 ईस्वी में, ठीक है, इस चीज़ को भी आप नोट कर लें। रामकृष्ण परमहंस जो कि इनके गुरु थे। अब अगले प्रश्न पे चलेंगे, 15 नंबर सवाल, और आज का अंतिम सवाल देखेंगे। ठीक है, शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम बताना है। ठीक है, शिवाजी के 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या था? हर क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि लड़ने की संभावना बेहद ज़्यादा है, और ऊपर से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा। सबसे पहले जाने शिवाजी कौन थे। शिवाजी, आप जानते हैं, उनके पिताजी का नाम शाहजी भोंसले थे। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोंसला था और उनका जो मेन नाम था छत्रपति शिवाजी भोंसले के नाम से वो जाने जाते थे। 1674 ईस्वी में रायगढ़ में, रायगढ़ याद रखना है, रायगढ़ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाए थे और रायगढ़ में ही अपना राज्याभिषेक करवाया था और छत्रपति के नाम से जाने जा गए थे। 1680 ईस्वी में उनकी मौत हो जाती है और उनका डायरेक्ट लड़ाई जो होता था, उनका जो सामना किया था औरंगजेब से। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और 15 का सही जवाब हो जाएगा अष्टप्रधान। शिवाजी 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।